हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन, जो कि बेनिफिशियल होने वाला है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी पीजी देने जा रहे हैं, जिनका भी एग्जाम 5 जून को है, बेसिकली मैं एमकॉम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा, यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, साथ ही साथ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस साल 2023 में। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ, जो भी बच्चे सीयूईटी इकोनॉमिक्स जिनका भी है, मतलब सीयूईटी एमए दे रहे हैं वो, और उनमें उनका डोमेन जो है इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो जब काफ़ी बेनिफिशियल होगा तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचा देना। मुझे इस प्रकार से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने होम टाउन आया हूँ और यहाँ पे मेरा सेटअप नहीं है, तो यहाँ पे मैं टैब और मोबाइल की मदद से अपने वीडियो को एक साथ सिंक कर रहा हूँ। सो बेयर कर लेना, स्टार्ट करते हैं। आई होप ऑडियो और वीडियो दोनों ही चीज़ें प्रॉपर तुम सुन पा रहे होगे, और तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं सेशन एंड होने के बाद टेलीग्राम में एक चैनल क्रिएट कर दूंगा, डिस्कशन चैनल, और उस पर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और इस सेशन के एंड पे मैं पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लूँगा, जो भी पास्ट 2 से 3 साल में तुम्हारे आए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं बताता जाऊं उसे नोट करते जाना, सो दैट तुम सेशन के एंड पे एक बार सब चीज़ों को सम अप कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी पीजी एमकॉम COQP08 इसका कोर्स कोड है। क्या याद रखना है? आंसर इज नो। ये याद रखो ना रखो मैटर नहीं करता है। स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस। सिलेबस क्या है? टोटल 4 चैप्टर्स में बाइफरकेट किए गए हमारे सिलेबस को। मैं सबसे पहले खुद को इधर कर ले रहा हूँ। चलो सिलेबस देख पा रहे होगे, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल और रॉबिन्स का क्या यहाँ पे व्यू था, और माइक्रो वर्सेस मैक्रो देखना, और कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज को देखते हुए चलना है। फिर यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, साथ ही साथ डिमांड एनालिसिस एंड डिफरेंस कर्व, इन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 2022 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ थर्ड, दैट इज प्रोडक्शन। बेसिकली इसमें तुम कॉस्ट को पढ़ोगे, कैसे प्रोडक्शन होता है अंडर द डिफरेंट फेजेस, उसको भी मैं कवर करवाऊंगा। और लास्ट में आता है यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट फॉर्मेट और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिससे कि पिछले साल 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बने थे। लास्ट में जब मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगा तो तुम चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इतना तो तुम्हें पता होगा बेसिक चीज़ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ पीपल मेक डिसीजंस। तुम्हें पता होगा कि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स नेचर में, स्कैर्स इन द सेंस की चीज़ें बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, और हमारी जो वांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे फादर की, तो सपोज करो कि तुम्हारे फादर का इनकम 50,000 रुपीज़ है, और उस इनकम में उन्हें घर भी चलाना है और सारे बेसिक नीड्स जो होते हैं उसको भी फुलफिल करते हुए, और भी फ्यूचर के नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या, रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन तुम्हारे वांट्स क्या, अनलिमिटेड है। तुम्हारे वांट्स होंगे, तुम्हारे भाई बहन के वांट्स होंगे, घर के राशन पानी होंगे। तो समझ पा रहे होगे, इकोनॉमिक्स भी वही है। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, किसी पर्टिकुलर डिसीजन को चूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ पीपल मेक चॉइसेस। टोटली इसमें हम लोग बात ही करते हैं कि कैसे लोग चीज़ों को चुनते हैं, डिसीजन लेते हैं। अभी बेसिक थोड़ा तो बताऊंगा इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेता जाऊंगा। द नीड फॉर मेकिंग चॉइस अराइजेज ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमारी सोसाइटी में वो लिमिटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे लो, जो हमारे पास जो ज़मीनें हैं, हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। अब उस लैंड पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग्स कर सकते हैं, बेसिकली उसी में आ गया। फिर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, माइनिंग वगैरह। फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैटल के लिए, ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जा सकता है। तो एक लैंड है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? नेक्स्ट आता है कि हर एक इकॉनमी, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो, उसको 3 बेसिक प्रॉब्लम फेस करने ही होते हैं। कौन से 3 प्रॉब्लम है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन वो जो 3 प्रॉब्लम होते हैं वो अराइज ही क्यों होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो वो जो 3 प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उसके पीछे रीजन होता है कि हमारा जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ढेर सारे वांट हमने लेके रखा है। 10th खत्म होते ही हम लोग अपने फादर से मोबाइल फ़ोन का डिमांड कर लेते हैं। 12th कंप्लीट होने के बाद हम लोग बाइक की डिमांड कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में जाते जाते कुछ और डिमांड कर लेते हैं। वांट्स हमारे बढ़ते जाते हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्कैर्स है। तुम्हारे फादर की इनकम क्या है, लिमिटेड है। और ऑल्टरनेटिव यूज़ है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के, उस 50,000 के या 60,000 के या फिर 1 लाख के जो अल्टर यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 कारण है जिसके कारण
प्रॉब्लम चाहे घर की बात कर लो या पूरे इकोनॉमी की बात कर लो, वो प्रॉब्लम अराइज होते ही हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? स्कैर्स रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट और अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर है ये चीज़? चलो अब आता है कि वो जो बेसिक क्वेश्चन जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करना होता है और उसका आंसर देना होता है। पहला है फॉर हुम, किसके लिए चीज़ों को बनाओगे। दूसरा कैसे बनाओगे। और तीसरा पहला फॉर हुम, किसके लिए बनाना है। दूसरा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है और कैसे बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस इसमें आ जाता है क्या कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, क्या डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाओगे। कैसे बनाओगे, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स तैयार करोगे। तीसरा किसके लिए बनाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जहां पे अक्सर वेरियस फॉर्म्स कह लो, इकोनॉमीज कह लो, फंस जाती हैं कि किस सोसाइटी के लिए चीज़ों को हम लोग प्रोड्यूस करें। क्या सोसाइटी में रिच क्लासेस के लिए प्रोड्यूस करें, पुअर क्लासेस के लिए प्रोड्यूस करें या फिर मिडिल क्लासेस के लिए प्रोड्यूस करें। देखो ये सारे जो कंसेप्ट है ना, एग्जाम्स में जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं तुम्हें चीज़ों को लिंक करवाते चलूंगा सो दैट तुम्हें लगे कि हाँ तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहो तो बेसिक जो टॉपिक्स उसको करते हुए हमने चल लिया। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है जहाँ पे डेफिनेशन में 2019 में क्वेश्चन एक पूछा गया था। ये जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये डेफिनेशन किन्होंने दिया था? एडम स्मिथ। या फिर क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वैसे ही अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो एडम स्मिथ थे उनका क्या कहना था कि हम अगर इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे। वहीं अल्फ्रेड मार्शल का क्या कहना था, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर को समझेंगे, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे वेलबींग की बात करेंगे। मेन पॉइंट ही यहाँ पे वेलबींग था। वहीं एडम स्मिथ का मेन पॉइंट क्या था, वेल्थ था। तो ये दो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस पॉइंट से क्वेश्चन तुम्हारे लिए पूछ लिए जाए। ठीक है, तो इन दोनों के जो डेफिनेशंस है, कोर स्टेटमेंट्स है, उसको याद कर लेना। पहला है एडम स्मिथ का, इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस है किसका, वेल्थ का। दूसरा यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल का है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इस चीज़ को याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाए। अब देख लो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें तुम जानती होगी कि होता क्या है बेसिकली, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार। चलो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं जब बात करता हूं तो चीज़ें यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे हो रही होंगी, और वहीं जब बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो यहाँ पे हम इकोनॉमी एज अ होल मान के चलते हैं, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। इस चार्ट को, इस इमेज को तुम देख के समझ पा रहे हो कि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी है। और जब बात आती है माइक्रो की तो यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात हो जाती है, हाउस होल्ड की बात हो जाती है, या फिर प्रोडक्शन और किसी पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री की बात हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होगी कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पर मैं ज़्यादा इंफेसाइज नहीं करूँगा, ये तुम्हारे पास ये डिफरेंस चार्ट यहाँ पे तुम प्रॉपरली देख पा रहे हो, इसको एक बार खुद से क्लैरिफाई कर लेना। ठीक है, क्लियर यहां तक सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होता क्या है। पॉजिटिव नाम से तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हुए चला जा रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होंगी, एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होंगी, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ओपिनियन या फिर उसके वैल्यू पे बेस्ड होगी। यहाँ पे रिजल्ट जो भी आते हैं उसको वेरीफाई किया जा सकता है। बेसिकली तुम कह सकते हो व्हाट इज जो है वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये डिस्क्रिप्टिव इन द नेचर होता है। यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, ये सब चीज़ें तो याद रख लेना एक बार। तो जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव इन द नेचर है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसा है, प्रिस्क्रिप्टिव इन द नेचर है। यहाँ पे रिजल्ट्स को वेरीफाई कर पाते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे व्हाट इज पे ध्यान दिया गया तो वहाँ पे व्हाट शुड बी पे ध्यान दिया गया। ठीक है, पॉजिटिव के बारे में और भी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे देख सकते हो। टेल्स यू व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड बेसिकली यहाँ पे टेल्स यू व्हाट इज सब्जेक्टिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, व्हाट इज क्या है, क्या व्हाट वाज, व्हाट विल। वही नॉर्मेटिव क्या बात करता है, व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट शुड बी। जैसे कि ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन, ओपिनियन यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, जब प्राइसेस गिरेंगी तो लोग प्राइसेस गिरने का इंतजार कर रहे हैं सो दैट उन्हें जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर प्राइसेस पे मिल पाए। तो यहाँ पे जनरल एक स्टेटमेंट रखा जा रहा है। और वहीं अगर बात करें तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और नॉर्मेटिव को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये मैंने तुम्हें बता दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसी को यहाँ पे डिटेल में रखा गया कि किस प्रकार के आप गुड्स आपको बनाने हैं। ठीक है, चलो तो ये चीज़ तो तुम्हें पता होगी।
अब बात करते हैं पीपीसी की। अप्रॉक्स 2021 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो लास्ट में तो बताऊंगा ही, यहां पे भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। पूछा जा रहा है, एक मिनट, कि ये जो पीपीसी कर्व देख पा रहे हो इसके अंदर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। क्लियर, ये चीज यहाँ पे बात की गई थी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको कि हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज के भी नाम से भी जानते हैं, और एक पीपीसी कर्व तो तुम जानते ही हो। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर ये एक वैसा कर्व है जो कि बताता है जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो कमोडिटीज के। कमोडिटीज तुम कुछ भी ले लो, राइस ले लो और व्हीट ले लो, यहाँ पे दो कमोडिटीज हैं। अब इस दो कमोडिटीज के वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद द गिवन रिसोर्सेस एंड द गिवन टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है, उस रिसोर्स और उस टेक्नोलॉजी से वो उस पर्टिकुलर दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमें बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं, बाउंड्रीज भी बोलते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। पीपीसी कर्व, पीपीएफ, तो ये सारे इसके जो नाम है। कुछ एजम्पशंस इसके अंदर हमें याद रखना है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस होंगे वो फिक्स्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे, टेक्नोलॉजी जो होगी हमारी वो भी अनचेंज रहेगी। रिसोर्सेस का हम लोग यहाँ पे फुल्लर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, और जो रिसोर्सेस होंगे वो फुल्ली इंप्लॉयड होंगे हमारे। और फोर्थ, जो रिसोर्सेस है नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अच्छा, मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाता हूं तो तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ अ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा। अगर कोई भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर लाई करता है तो ये बताता है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, ठीक है। अच्छा, देख सकते हो इस जगह पे यहाँ पे बात हो रही है अंडर यूटिलाइज्ड है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने दे रखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गुड्स के कॉम्बिनेशन का, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का, जिसको कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी है ये बताती है कि हमारी जो इकोनॉमी है अपने रिसोर्सेज का फुल पोटेंशियल नहीं ले पा रही है, और हमारे इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है, यहाँ पे क्या मेंशन है, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड मेंशन होता तो आंसर जो हो जाता बोथ 2 and 3 हो जाता, लेकिन मेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट मेंशन है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। पीपीसी से ये 2021 में तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो देख रहे हो कितने बेसिक्स क्वेश्चन तुमसे आपसे पूछे जा रहे हैं। चलो वापस से आ जाते हैं अपने हम लोग स्लाइड्स पे। तो मैं डिस्कस कर रहा था पीपीसी। अब देखो कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। किसी एक चीज को जाने दिया आपने फॉर अनदर चीज। कह सकते हैं तुम्हें एक कप चाय पीना था, तुमने उसके लिए कॉफी को जाने दे दिया। तो द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक्स. Modern economists have used this concept of opportunity cost in the allocation of resources beside the other fields. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी लॉस। तुमने एक पर्टिकुलर चीज के लिए किसी और चीज को जाने दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। क्लियर है चीज। चलो अब देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। इट इज द एडिशनल टू अ कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। कितना यूनिट आपने एक प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू गेन अनदर यूनिट। तो इसको हम लोग MRT भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो MRT ऑफ XY अगर तुम्हें जानना हो, मतलब गुड्स क्या है, X है और Y है, दो गुड्स का हमें जानना है, तो आपने X यूनिट को गेन करने के लिए Y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए। कुछ इस प्रकार से बनता। अगर यही MRT तुमसे Y और X का पूछ लिया होता तो आपने X यूनिट कितना सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू गेन Y यूनिट। पूछा क्या, MRT XY। ये सारी छोटे छोटे चीज़ ध्यान रखना। MRT XY तुमसे पूछा जा रहा है, तो Y के यूनिट आपने कितने सेक्रीफाइस किए, इसका डेल्टा मतलब होता है चेंज बेसिकली, इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी X। क्लियर है इस चीज़ को, देख पा रहे हो। शायद हो सकता है तुम्हें विजिबल नहीं हुई होंगी चीज़ें। चलो विजिबल है। प्रॉपर्टीज दे रखा है यहाँ पे पीपीसी का क्या होता है। तो पीपीसी क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
पीपीसी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। कनकेव शेप तुम्हें पता है कुछ इस प्रकार से। कन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा। तो ऐसा शेप किसका होता है, आईसी का शेप होता है। अब बोला यहाँ पे स्लोप क्या होगा पीपीसी का, तो वही एमआरटी क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे एमओसी का जो ये जो शेप है ये कैसा बन सकता है, कन्वेक्स भी बन सकता है, कांस्टेंट भी बन सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच की। दो अप्रोचेस यहाँ पे दिए गए, पहला आता है कार्डिनल और दूसरा आता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, इसमें हम जो भी हमारी जो सेटिस्फैक्शन होते हैं उसको यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं, और ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसमें यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। यहाँ पे कौन सी लॉ अप्लाई होती है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको मार्सेलियन एनालिसिस भी बोला गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करो तो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को रैंक देते हैं, कंपेयर करने के लिए चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रैंक असाइन करते हैं। यही कंसेप्ट जेआर हिक्स और आरजीटीएनएल के द्वारा दिया गया था, और इसका एग्जांपल हो जाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो एक एक करके यहाँ पे सबको पढ़ेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या आता है, यहाँ पे कंसेप्ट समझना एक बार। बोला गया यहाँ पे तुम एक देख पा रहे हो यहाँ पे पिज्जा रखा हुआ है, ठीक है। कौन सा साइज है, रेगुलर, लार्ज, मीडियम, कौन सा है, चलो मान लेते हैं मीडियम साइज है। तो इसमें अलग अलग स्लाइसेस बटेंगे या नहीं बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे स्लाइसेस। तो अलग अलग स्लाइसेस मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्लाइसेस बांट दिए, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे स्लाइसेस कर दिए। तो अब इन स्लाइसेस में क्या होता है, देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइस है उसको तुम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे, जो फर्स्ट स्लाइस है मान लो तुम इसको कंज्यूम करोगे, इस पर्टिकुलर स्लाइस को कंज्यूम तुम करोगे, तुम्हें जो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा वो टू द नेक्स्ट लेवल होगा। फिर तुम चले जाओगे नेक्स्ट स्लाइस पे, इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे तुम, इस पे थोड़ा सा तुम्हें कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वैसे ही तीसरे पे जाओगे तो थोड़ा और कम, चौथे पे जाओगे तो थोड़ा और कम मिलेगा, और 5 पे में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में बदल जाएगा। तो हो सकता है ना भी बदले। तो यूटिलिटी हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, यूटिलिटी तो सिंपली बता देता है सेटिस्फैक्शन मिलना, लेकिन यहाँ पे वर्क करता है एक लॉ जो कि है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू फुल फॉर्म डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है क्या कि जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये कौन सा लॉ हमें बताता है, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है, ठीक है। तो अब आ जाता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो 3 प्रकार के होते हैं, इनिशियल, टोटल और मार्जिनल। इनिशियल क्या होता है, स्टार्टिंग में जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला 1 यूनिट कंज्यूम करके, दैट इज योर इनिशियल यूटिलिटी। टोटल सारे यूनिट्स का जब सम अप कर देते हैं सारे सेटिस्फैक्शन को, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो होता है वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। और वहीं बात करो अगर मार्जिनल यूटिलिटी की, तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके जो हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला वो हमारा हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। चलो अब इस फिगर को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ये टोटल यूटिलिटी कर्व और ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से समझना, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिमिनिश कर रहा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, क्लेरिफाई करो। यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कंटिन्यूसली डिमिनिश कर रहा है, और एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव में बदल जा रहा है। वहीं अगर बात करूँ टोटल यूटिलिटी की, तो ये स्टार्टिंग में बहुत ही फास्ट रेट से इंक्रीज कर रहा है, फिर धीरे धीरे इसका रेट कम होता है, फिर फाइनली कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये गिरना स्टार्ट कर देता है। क्या मैंने बोला, गिरना स्टार्ट कर देता है। समझ गए इस चीज को, गिरना स्टार्ट कर देता है, क्लियर। तो अब समझना है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगा उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होगा। जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करना स्टार्ट होगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। अब देखना टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये तुमने समझा। TU तब तक बढ़ेगा जब तक MU पॉजिटिव है। MU कहाँ तक पॉजिटिव है, इस पॉइंट तक MU जो है हमारा पॉजिटिव है। TU तब तक बढ़ता रहेगा, देख पा रहे हो बढ़ते जा रहा है। उसके बाद बढ़ना जैसे ही रुकेगा TU जो है वो भी रुक जाएगा, जैसे ही निगेटिव में ये जाएगा। व्हेन MU इज 0 तो हमारा जो TU है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और जब MU जैसे ही निगेटिव होता है TU डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है। तो डिक्रीजिंग MU क्या बताता है कि जो हमारा TU है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, सॉरी डिक्रीजिंग रेट।
अब यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसी को एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट बर्गर कंज्यूम करोगे तो तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इस बर्गर से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा ज़्यादा होगा। फिर जैसे तुम सेकंड बर्गर पे जाओगे सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा, थर्ड पे जाओगे तो तुम्हारी जो यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं निगेटिव में बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होगे कि लॉ ऑफ डीएमयू वर्क कैसे करता है, बचपन से तुमने ये चीज़ें पढ़ रखी है। लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर टोटल 2 लॉ हमें पढ़ने हैं। पहला आता है लॉ ऑफ डीएमयू और दूसरा आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे जैसे चीज़ों को हम कंज्यूम करेंगे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए यहाँ पे क्या है, गॉसन्स फर्स्ट लॉ इसको बोलते हैं और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नाम है, इसके याद कर लेना। गॉसन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ डीएमयू, साइकोलॉजिकल लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू। कुछ इसके एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन है कि यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं, कंज्यूमर के इनकम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट इज MUM, ये कांस्टेंट होगी हर एक यूनिट पे। एक सूटेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ अ वाटर। आप चम्मच से पानी पीना स्टार्ट कर दोगे तो दैट इज नॉट रिलेवेंट, नॉट रैशनल। तो यहाँ पे आपको ग्लास से पानी पीना होगा, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बच्चों की तरह एक और खाया फिर एक राउंड घर का मारते हुए आए फिर से दूसरा राउंड आपने मम्मी के हाथों से लिया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये चीज़ रेशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। एजम्पशन के अनुसार हमें चीज़ों को कंटिन्यूस कंज्यूम करना होगा। नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी हर एक कमोडिटी के, वो इंडिपेंडेंट होगी, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट पे वो डिपेंड नहीं कर रही होगी। एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटीज बीइंग यूज ऑफ द सेम क्वालिटी सेम साइज, मतलब ये जो जैसे होगा ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया चम्मच वाला चीज़ नहीं रखना है, एक बार चम्मच से ले रहे हो फिर दूसरे बर्तन से तुम उसे कंज्यूम कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड आपका सेट होना चाहिए और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। कंज्यूमर के टेस्ट, कैरेक्टर, फैशन और हैबिट्स में कोई भी बदलाव नहीं आनी चाहिए और कमोडिटीज़ के प्राइसेस में, सब्सटीट्यूट कमोडिटीज़ के प्राइसेस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। और जो हमारा कंज्यूमर है उसका बिहेवियर रेशनल होना चाहिए, मतलब वो कह सकते हो उसकी जो दिमागी हालत है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन होते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 2 कमोडिटीज़ के हैं, 2 कमोडिटीज़ तुम खुद से पढ़ लेना, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जनरली क्वेश्चंस पुटअप नहीं किए जाते हैं। अगर आ भी जाएंगे तो मैं इतना मान के चलता हूँ तुम्हें ये कंसेप्ट तो आता ही होगा, क्योंकि 11वीं कक्षा 12th फिर उसके बाद तुमने BCom में तो पढ़ाई होगा ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग अब शिफ्ट कर जाते हैं अपने ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। किधर गया, ऑर्डिनल वाले पे आ जाते हैं, सॉरी। अच्छा, एक लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू हमने देख लिया। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गॉसन सेकंड लॉ भी बोलते हैं। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम 2 और 2 कमोडिटीज के केस में पढ़ रहे होगे तो उसमें ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाओ मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है, रैंक असाइन करना, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। GR हिक्स और RGD एलन ने ये कंसेप्ट दिया था और ये इस टूल को, इसमें कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट किसने दिया, FY एजवर्थ, FY एजवर्थ। एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस पॉइंट ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज जो कि हमें सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे जब हम उसे कंज्यूम करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इस कर्व पे गुड्स, 2 गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो कि हमें सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। क्लियर है? अब चलो इस चार्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक सेक्शन में यहाँ पे राइस ली गई है और दूसरे सेक्शन में यहाँ पे वीट ली गई है। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट सीरियल नंबर में यहाँ पे हम लोग 16 kg राइस का ले रहे हैं और 2 kg वीट का ले रहे हैं, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 100 है। दूसरे केस में 12 kg चावल, 5 kg वीट, सेटिस्फैक्शन सेम। तीसरे केस में 11 kg राइस, 7 kg वीट, सेटिस्फैक्शन सेम। चौथे में 10 kg राइस, 10 kg वीट, सेटिस्फैक्शन सेम। तो ये कौन बताता है, इंडिफरेंस कर्व, मतलब मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, गुड्स के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमें सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का ये शेड्यूल देख सकते हो कैसा होता है, तो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ IC कर्व। ठीक है, जब ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व मिल जाते हैं तो दैट इज योर क्लियर। अब आ जाते हैं MRS पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये कंसेप्ट JR हिक्स और RGD एलन के द्वारा दिया गया था। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो नोन एज MRS। पूछा जाता है, ये पॉइंट हाईलाइट कर दूं, चलो ये याद रख लेना।
MRS तो तुम्हें मैंने समझा दिया था, MRT की तरह ही होता है ये कंसेप्ट, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है, मतलब इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर देता है, तो इसी वजह से इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरह स्लोप करता है। दूसरा यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। क्यों कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करती है। तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल के सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है, रिप्रेजेंट करता है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आ जाता है प्राइस लाइन, और जिसे कि हम लोग बजट लाइन के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। तो ये क्या बताता है? बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसको कि हम लोग परचेज कर सकते हैं अपने गिवन मनी से। हमारे पास जितने भी पैसे अवेलेबल हैं उस पैसे से दो गुड्स के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हम उसे परचेज कर सकते हैं। जैसे कि समझते हैं, मान लो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का इनकम कितना है, वो 60 रुपये है। क्लियर? मान लो मार्केट में दो प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट, चीज़ें दिख रही हैं ना? हाँ, बिस्किट जो है वो 6 रुपये का है और कॉफ़ी जो है वो 12 रुपये का है। फर्स्ट केस में हम लोग बास्केट ए में देख रहे हैं कि हम लोग 10 यूनिट बिस्किट के खरीद ले रहे हैं और हमारा 60 रुपया पूरा खत्म हो जा रहा है। 10 यूनिट खरीदा तो 10 × 6 करोगे तो 60 आता है, आपके पास रुपये जो शून्य हो गए। दूसरे केस में यहाँ पे हमने 8 यूनिट बिस्किट के खरीदे, इट मीन्स एक बिस्किट आता है 6 रुपये का, तो 8 × 6 जब आप करते हो तो 48 आते हैं, हमारे पास 12 रुपये बच जाते हैं। तो 12 रुपये बच गए, तो इसका मतलब है हम लोग एक कॉफ़ी परचेज कर सकते हैं, तब हमारा इनकम जाके ख़त्म होगा। तो यहाँ पे गुड्स के क्या कर रहे हैं हम? दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सी में हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 यूनिट बिस्किट्स के ले रहे हैं। अब तुम देख पा रहे हो कि 6 यूनिट लिया, 6 प्राइस है एक पैकेट बिस्किट का, तो 36 ले रहे हो, इट मीन्स 4, और इधर आपके पास कितना हो गया? 24 अभी अमाउंट है। तो आप इस 24 रुपये के 2 कॉफ़ी खरीद सकते हो, तो 2 यूनिट आपने कॉफ़ी के ले लिए। फिर डी में आ जाते हो, आप यहाँ पे 4 यूनिट बिस्किट के ले रहे हो, ठीक है। 4 यूनिट किसके ले रहे हो? बिस्किट्स के ले रहे हो। तो 4 यूनिट अगर जब बिस्किट्स के ले रहे हो तो 6 का प्राइस है, तो 24 का आप यहाँ पे टोटल अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, 36 आपके पास बच जा रहे हैं। तो उन 36 रुपीज़ के आप 3 कॉफ़ी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो बजट लाइन है वो क्या बताता है? दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जिससे कि हमारे इनकम जो है, हमारे पास जो इनकम है, हम उस कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकते हैं। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। इसका जो स्लोप होता है कुछ इस प्रकार से है, प्राइस ऑफ px अपॉन में py। चेंजेस इन द शिफ्ट और प्राइस लाइन, इसको एक बार देख लेना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। चलो अब आ जाते हैं अपने डिमांड एनालिसिस पे। किस पे? डिमांड एनालिसिस पे। डिमांड जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस सेक्टर्स में, बिकॉज सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कंपनी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिमांड। बेसिक चीज़ है, इतना तो मालूम ही होगा कि जो हमारा जो डिमांड है वो हमारे बिजनेस सेक्टर में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। चलो ये सारी चीज़ें साइड करते हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। डिमांड क्या कहता है? अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगा, प्राइसेस घटेंगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्या दिखाता है? इनवर्स रिश्ता, इनडायरेक्ट रिश्ता, नेगेटिव रिलेशन, किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। समझ पा रहे हो इस चीज को? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? डिजायर है, किसी चीज को लेने का डिजायर, आप इच्छा रखते हो, आप में वो एबिलिटी है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ इच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में एबिलिटी भी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं होंगे तो आप इच्छा रख के क्या करोगे? तो यहाँ पे शेड्यूल जैसे एक दे रखा है, इसको समझ सकते हो। डिमांड जो होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कुछ नई जैसी चीज़ें नहीं है। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक मिनट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट इसमें आता है हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। वो अगर बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइसेस घटेंगी तो डिमांड बढ़ जाएंगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अच्छा अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे ध्यान देते हैं। रिलेटेड गुड्स होते हैं दो प्रकार के, सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? वैसे गुड्स जिसको कि आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अगर टी अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी ले लो,
या फिर पेप्सी और कोक कह लो, या फिर स्प्राइट कह लो, या फिर लिम्का कह लो। मतलब आप ऑल्टरनेटिवली इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हो वो उस वक्त मौजूद नहीं है तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अगर तो इसमें रिलेटेड गुड्स के भी प्राइसेस को देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आ जाता है, मैं थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा हूँ, कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स वैसे गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर, साथ में इसको आप इस्तेमाल करते हो टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। जैसे अगर आपको चाय बनाना है तो आपको चाय पत्ती और चीनी चाहिए होगी, दोनों को साथ में इस्तेमाल करोगे, साथ ही साथ आपको दूध भी चाहिए होगा। तो वैसे ही कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, पेन और इंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ये जो टैब है मेरे हाथों में, इस टैब और इसके पेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज कंप्लीमेंट्री। तो ये चीज़ समझ पा रहे हो कि तीसरा चीज़ यहाँ पे आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम कितना है ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या आप अभी फिलहाल में कैसे कपड़े प्रेफर कर रहे हो, क्या चीज़ खाना पसंद कर रहे हो, फैशन क्या चल रहा है अभी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर, अगर सोचोगे कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम होने वाली है तो अभी तुम खरीदोगे ही नहीं। ठीक है, हो सकता है ना, या फिर तुम्हें ऐसा पता चले कि फ्यूचर में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है तो चीज़ों को अभी से ही इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड। मतलब जितनी ज़्यादा प्राइसेस होंगी लोग कम डिमांड कर रहे होंगे प्रोडक्ट के कमोडिटी की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? डिमांड फंक्शन देख लो, जो चीज़ तुम्हें मैंने अभी समझाई उसी की यहाँ पे बात की गई है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। पी एक्स होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ तक क्लियर? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल जब मैं अकेला डिमांड कर रहा हूँ। मार्केट डिमांड की अगर बात की जाए जब पूरे मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, सब डिमांड कर रहे हैं तो दैट इज मार्केट डिमांड। अच्छा, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड की अगर मैं बात करूं, जनरली माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जब हम लोग बात करते हैं डिमांड की तो हम लोग इंटायर डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे होते हैं या डिमांड कर्व की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांड की तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व कैसा है उसकी हम लोग बात करते हैं। मतलब द क्वांटिटी ऑन द डिमांड कर्व एट स्पेसिफिक प्राइस, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डिमांड चल रहा है उसकी बात करते हैं। और डिमांड क्या बोलता है? इंटायर डिमांड की बात करता है, इंटायर शेड्यूल की बात करता है, इंटायर कर्व की बात करता है। अब आ जाते हैं चेंज इन डिमांड की। तो चेंज इन डिमांड के अंदर दो कंसेप्ट देखने को मिलता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की अगर बात की जाए तो इसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है प्राइस। लेकिन जब बात आती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व की तो इसमें जो मेजर फैक्टर होते हैं फैक्टर्स अदर देन दी प्राइस। तो इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फैक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्राइस। तो दो चीजें हो सकती हैं, प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा जो डिमांड होगा वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर प्राइसेस घटेंगी तो हमारा जो डिमांड है वो एक्सटेंड करेगा। शिफ्ट में क्या होता है? या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे हो सकता है? राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। मूवमेंट जो होगा वो जनरली सेम डिमांड कर्व पे होता है। और जो हमारा जैसे देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा ये कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होता है, एक्सपेंशन नीचे की तरफ होता है। मूवमेंट अलोंग वर्सेस शिफ्ट की बात की गई है तो मूवमेंट जब भी होगा वो प्राइस की वजह से होगा, शिफ्ट जब भी होगा अदर देन द प्राइस होगा। तो या तो वो जो शिफ्ट देखने को मिलेगा तुम्हें या तो राइट की तरफ होगा या तो लेफ्ट की तरफ होगा। जब इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स राइट और जब डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स लेफ्ट। ठीक है, अदर गुड्स की अगर बात की जाए तो इसको एक बार कवर अप कर लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स को। इनकम में बदलाव होने से भी डिमांड बदलते हैं। नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो जब आपका इनकम बढ़ता है तो इसके डिमांड भी बढ़ते हैं। लेकिन जब बात आती है इंफीरियर गुड, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, जब आपका इनकम बढ़ता है तो आप इंफीरियर कमोडिटी कंज्यूम करना बंद कर देते हो, उसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देते हो। उसकी डिमांड जो होती है वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस चीज़ को समझ पा रहे हो? फिर आता है चेंज इन टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। आप क्या उम्मीद कर रहे हो, आपकी फिलहाल टेस्ट प्रेफरेंस कैसी चल रही है। ठीक, अब देखो ये कंसेप्ट तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं पूछे जा सकते हैं, वैसे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है टाइप्स ऑफ डिमांड, लेकिन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड आता है जो कि किसी ह्यूमन वांट के नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, दैट इज डायरेक्ट डिमांड।
इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड की अगर मैं बात करूं तो जब गुड्स जो है वो डिमांड इनडायरेक्टली की जाए, जैसे घर बनाने के लिए तुम लेबर की डिमांड कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। जॉइंट डिमांड की बात की जाए, मतलब जब प्रोडक्ट को जॉइंटली एक साथ मंगाया जाए, जैसे चाय बनाना है तो क्या क्या मांगोगे, चाय पत्ती, वाटर, चीनी, दूध मांगोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है, तुम डिमांड कर रहे हो जॉइंटली 3-4 प्रोडक्ट्स के। फिर कंपोजिट डिमांड क्या होता है, मतलब जब एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस निकले, जैसे अगर मिल्क की बात करूं तो मिल्क से क्या क्या बन सकते हैं, दूध, दही, लस्सी, घी, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ना। लेटेंट डिमांड की अगर बात की जाए तो ये वैसे डिमांड होते हैं जहां पे कंज्यूमर के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर के पास इनफ मनी नहीं है उस आइटम को खरीदने का, दूसरा आइटम ही अवेलेबल नहीं है, और तीसरा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानता ही नहीं है, इस वजह से वो अपने डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस दे रखे हैं कि क्यों हमारा डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से पुराने बायर्स आ जाते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और न्यू बायर्स। तुम्हारे लिए एक प्यारा सा होमवर्क दे रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और ये इनकम इफेक्ट कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हारे। एक्सेप्शंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला एक्सेप्शन आता है यहाँ पे हमारा गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स की कहानी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपली मैं तुम्हें ऐसा बताना चाहूँगा, गिफन गुड्स आर काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। कैसे होते हैं गुड्स? इन्फीरियर गुड्स होते हैं जहाँ पे, अगर मैं तुम्हें बताऊँ, फेमीन एक टाइम पे आया था जहाँ पे जो सर थॉमस गिफन थे उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि जो लेबर क्लास है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कुछ यूनिट्स मीट का कंज्यूम करते हैं और कुछ यूनिट्स पोटैटो का कंज्यूम करते हैं। तो जब फेमीन आया था, प्राइसेस जो थी चीज़ों की बढ़ गई थी, वैल्यू जो थी वो कम हो गई थी, तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मीट का कंजम्पशन कम कर दिया और पोटैटो के कंजम्पशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ये क्या है, प्राइसेस पोटैटो की बढ़ गई, फिर भी उन्होंने कंजम्पशन बढ़ाया पोटैटो का बाय डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट। मतलब सुपीरियर गुड्स के कंजम्पशन को आपने कम कर दिया और इंफीरियर गुड्स के कंजम्पशन को आपने बढ़ा दिया। तो गिफन गुड्स आर द इंफीरियर गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। देयर आर सेवरल इंफीरियर गुड्स जो कि चीप क्वांटिटी में होते हैं, गरीब लोग जो है उसे कंज्यूम जनरली किया करते हैं। वेन एवर द प्राइस ऑफ द गिवन गुड इंक्रीज, इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो चीज़ों को? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना। ये एक्सेप्शन है, वेबलेन गुड्स होता है। वेबलेन गुड्स किनके द्वारा दिया गया था? सर थॉरिस्टिन वेबलेन के द्वारा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे कॉन्स्पीसीज कंजप्शन की बात की गई थी। मतलब यहाँ पे सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं, वो वैसे प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे जो प्राइसेस जिनकी ज़्यादा होगी। उनका ये मानना होता है कि जितनी ज़्यादा प्राइसेस उतनी ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? फिर आता है उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। ये सारे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ये एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। गिफन है, वेबलेन है। तुम्हें अगर लगेगा कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, तुम चीज़ों को अभी खरीदना स्टार्ट कर दोगे। इग्नोर, कभी कभी कस्टमर जो है इग्नोरेंस उसमें दिख जाती है, तो उस वजह से भी चीज़ें एक्सेप्शन के अंदर आ जाती हैं। और भी कुछ है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को देख के, अपने सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं उनको देख के जब चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं दिखावा दिखावा में, तो उसको हम लोग नाम देते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, चलो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड प्राइस बट इट नॉट एक्सप्लेन द हाउ मच। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना चेंज आ रहा है, कितने रेट से चेंज आ रहा है, हाउ मच चेंज आ रहा है। ये चीज़ हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी बताता है, लचीलापन बेसिकली, जिसे कि हम लोग बोलते हैं। जेएस मिल एंड कॉर्नेट, अर्ली इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस कंसेप्ट को रेफर किया था, फिर बाद में मार्शल ने इस कंसेप्ट को अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले किताब में डेवलप किया था। कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। 3 प्रकार के इलास्टिसिटी डिमांड होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसमें क्या देख सकते हैं हम? आपके गुड्स के प्राइस में चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई, ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक बार देख लेना। इसके अंदर टोटल 5 कंसेप्ट्स होते हैं: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक।
ये कंसेप्ट होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक की अगर बात की जाए तो इस सिचुएशन में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो टू पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ सकते हो तुम, किधर गया, हाँ इसी फिगर में देखना, यहाँ पे जो हमारा इन्फिनाइट यहाँ पे होता है हॉरिजेंटल कर्व बनेगा और पैरेलल रहेगा किसके, एक्सिस के। इन इलास्टिक की बात की जाए तो यहाँ पे वर्टिकल बनता है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस बनेगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0 होगा। यूनिटरी इलास्टिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो इलास्टिसिटी होगा वो 1 के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ पे जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, मतलब हर एक यूनिट्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, हाइपरबोला, ये चीज़ याद रखना। कौन बोला, हाइपरबोला। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ पे जो कर्व है वो फ्लैटर बनता है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो स्टीपर बनता है। ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, तुम्हें याद रहनी भी चाहिए। डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं इसके। अच्छा, ये कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। प्राइस इलास्टिसिटी और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच कैसा रिश्ता है, ये इक्वेशन जनरली पूछा जाता है। डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में ये पहले पूछा जाता था, अब तो डीयू का एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं आता, सीयूईटी में आ गया। देखो इस साल पूछ ले कुछ ऐसा कंसेप्ट। कुछ मेजर्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जैसे परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो इलास्टिसिटी है इसको मेथड करने के मेजर करने के 4 मेथड्स होते हैं। परसेंटेज मेथड क्या होता है, सबसे सेटिस्फैक्टरी मेथड इसे माना जाता है। इसके अंदर बेसिक फार्मूला इस्तेमाल होता है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हो। दूसरा आता है पॉइंट मेथड, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 3 सेगमेंट्स बनते हैं, पहला अपर सेगमेंट, दूसरा मिड और तीसरा लोअर। यहाँ पे अपर में इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनाइट होता है, फिर ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल टू 1, फिर लेस देन 1 और लास्ट में 0 होता है। पीएन इसको हम लोग लोअर सेगमेंट बोलते हैं, पीएम को अपर सेगमेंट बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट बन जाता है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है। फिर आर्क इलास्टिसिटी, इसे 2022 में क्वेश्चन पूछा था। आर्क इलास्टिसिटी प्राइस इज अ मेजर ऑफ द एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन विच शोज द पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व। 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 पॉइंट्स तुमने यहाँ पे देखा। अब इन 2 पॉइंट के बीच वाला एरिया, इसको कौन मेजर करता है, आर्क इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला एक बार डीयू एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं बताऊं 2020 की बात करूं तो उसमें इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था और इस फॉर्मूला पे वो सॉल्व हुआ था। Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। तो ये चीज़ याद रख लेना। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, इसको हम लोग टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे एक तरह से आउटपुट को देखा जाता है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इनकम में चेंज आने से आपके डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। इसमें भी 3 होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव कब होगा, तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो आपका जो डिमांड होता है पॉजिटिव होता है इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है। निगेटिव कब होता है, तो निगेटिव जनरली इंफीरियर के केस में होता है, ठीक है। और जीरो कब होता है, तो जब कोई प्रोडक्ट का कुछ रिश्ता ही ना हो तो उस सिचुएशन में निगेटिव हो जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। द डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नॉट इट्स प्राइस बट ऑल्सो इट्स सब्सटीट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरे गुड्स के प्राइसेस पे यहाँ पे चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। मतलब आपके जो कंप्लीमेंट्री हैं, सब्सटीट्यूट है, उसके प्राइसेस पे यहाँ पे डिपेंड करती हैं। तो अगर मैं बात करूँ सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में तो हमारा जो डिमांड होता है वो पॉजिटिव होता है और अपवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व बनता है। लेकिन वहीं कंप्लीमेंट्री गुड्स है जिसको कि हम लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है निगेटिव बनता है और कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कर्व तुम देख लो एक बार इसका, क्लियर है। चलो, नो रिलेशन कब होगा, जब कोई रिश्ता ही, यूनिटरी इसको हम लोग बोलते हैं, इक्वल टू 1, जीरो इन क्रॉस इलास्टिसिटी, जब 2 गुड्स में कोई रिलेशन ही ना हो, जैसे डिमांड फॉर शूज और प्राइस फॉर वीट, प्राइस ऑफ वीट, कोई रिश्ता है, द आंसर इज नो। ठीक, चलो चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आ गए प्रोडक्शन पे, इसके बाद कॉस्ट करेंगे, इसके बाद मार्केट। सो 2 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है, और चीज़ों को कवर अप करो। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, प्रोडक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, चीज़ों का उत्पाद करना, मतलब चीज़ों को बनाना, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज अ बेसिकली क्रिएशन ऑफ थिंग। चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें तो मालूम ही होंगी,
लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या कहना है, प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू आउटपुट। रॉ मटेरियल्स डालो सोना निकालो, ऐसा नहीं कि आलू डालो सोना निकालो, ये बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे आप लेबर लगाते हो, नेचुरल रिसोर्सेज लगाते हो, अपने कैपिटल्स, इक्विपमेंट, मशीन लगा के ट्रांसफॉर्म करते हो, पॉल्यूशन भी निकालते हो, साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विस निकालते हो। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन्स, ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शंस क्या, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन जनरली शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के कॉस्ट आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर वेरिएबल फैक्टर्स एंड द फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे फैक्टर्स में आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उसमें जनरली हम लोग कोई भी चेंजेस शॉर्ट पीरियड में तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग लॉन्ग पीरियड में शिफ्ट करते हैं, लॉन्ग रन में शिफ्ट करते हैं, हमारे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम होता है सो दैट हम अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को ही चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे समझाया गया है। प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स में क्या इक्वेशन है जो कि एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्टिव फैक्टर्स। अब यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन यहाँ पे देख लो। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एल्यूड्स टू द टाइम पीरियड जहाँ पे एटलीस्ट एक फैक्टर तो फिक्स्ड होगा ही। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। आप यहाँ पे अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, मतलब जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंजेस पॉसिबल है तो वेरिएबल फैक्टर्स में देयर आर बैरियर्स टू एंट्री एंड द फर्म्स कैन शट डाउन एंड कैन नॉट फुल्ली एग्जिट। लेकिन वही बात जब आती है लॉन्ग रन की, तो यहाँ पे ये वो टाइम है जहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है। यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हैं, फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता है, और फर्म जो होती है वो फ्रीली एंटर कर सकती है और बाहर जा सकती है। अब इसमें कंसेप्ट आ जाता है, तीन कंसेप्ट याद रखना है हमें, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी refers to the total quantity of output and commodity at a particular level of employment. से लेबर व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल अदर इनपुट्स इज अनचेंज, मतलब कह सकते हो जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, टोटल प्रोडक्शन हमारी होती है, उसको टीपी बोलते हैं। अच्छा देखो, ये सारे कंसेप्ट तो तुम्हें मालूम हो ही होंगे, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। तो इन सब पे मैं टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करूँगा। जनरली यहाँ पे देखो क्या होता है कि क्वेश्चंस बनते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, कि हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है। मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, अच्छा उसी सेम नाम का यहाँ पे लिखा है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसको हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है रिटर्न टू स्केल की, तो वहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और जनरली वो लॉन्ग रन के लिए होता है। ठीक है, तो देख लो, जब हमें स्केल में चेंज करना है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जब हमें प्रोपोर्शन में चेंज करना है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कुछ एजम्पशन है, जनरली ये शॉर्ट रन के लिए होता है लॉ ऑफ वेरिएबल। टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस जो ये अलाउ करता है डिफरेंट फैक्टर रेशियो को डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, जितने भी यूनिट है वो फैक्टर इक्वली एफिशिएंट होते हैं, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट देखने को हमें मिल जाता है। तीन अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ये वाला और ये वाला, देख लो रिलेशन है यहाँ पे। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। देखते जाना, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टीपी है वो राइज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे राइज करना स्टार्ट करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तुमने यूटिलिटी वाला कंसेप्ट अच्छे से भी समझा थोड़ी देर पहले, तो चीज़ें तुम्हारी यहाँ तक तो क्लियर ही होंगी। क्लियर है ना? चलो, चलो अब यहाँ पे तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेज वन है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न, जो मैंने तुम्हें बताया, जहाँ पे सबसे पहले हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करता है, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है स्टेज वन में, फिर स्टेज टू पे वो डिमिनिश होना स्टार्ट होता है और स्टेज थ्री पे वो गिरता ही रहता है।
एवरेज प्रोडक्ट की बात की जाए तो इंक्रीज होता है, लेकिन स्लो इंक्रीज होता है किसके कंपैरिजन में, तो ये एपी एमपी के कंपैरिजन की बात हो रही है। और टीपी की अगर बात की जाए तो टीपी जो है टीपी के बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैं अगर तुम्हें बताऊं तो टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट पे, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है और वो फिर डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है। लॉ ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग, 3 स्टेजेस इसमें भी बनते हैं। ये जनरली फर्म जो लॉन्ग रन में ऑपरेट करती है इनके लिए होता है। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, टेक्निकल चेंजेस पॉसिबल हैं और परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे मार्केट में एग्जिस्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये वाला लाइन याद रख लेना, इस चीज को एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका जो जनरली डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न में और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न में। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनता है। नेक्स्ट कंसेप्ट तुम्हारा जो आता है जो कि है आइसो क्वांट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो का मतलब होता है इक्वल और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। मतलब इसका ये है इक्वल क्वांटिटी और इक्वल प्रोडक्ट। तो आइसो क्वांट या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स के बारे में बताता है जो कि हमें सेम लेवल के प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स की। आइसो क्वांट हमें उन दो फैक्टर्स के बारे में बताएगा, दो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को जो कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑथर्स के डेफिनेशन दे रखे हैं, बिलास, सैमुएल्सन, पीटरसन, फर्ग्यूसन। इसमें क्या बोला है कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, डिविजिबल फैक्टर होगा और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही होगी। आइसो प्रोडक्ट कर्व कुछ इस प्रकार से होता है। इंडिफरेंस कर्व तुमने पढ़ा है ना, जस्ट मिलता जुलता कंसेप्ट है। इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। वैसे ही यहाँ पे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है जो कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दैट इज आइसो प्रोडक्ट। सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व देयर इज ऑल्सो आइसो प्रोडक्ट मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप तुमने देखा होगा, या इंडिफरेंस मैप, दैट इज फैमिली ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। वैसे ही यहाँ पे फैमिली ऑफ आइसो प्रोडक्ट मैप, फैमिली ऑफ आइसो प्रोडक्ट भी होता है, उसको हम लोग आइसो प्रोडक्ट मैप के नाम से जानते हैं। MRTS इसका रेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे तुमने MRS देखा था, यहाँ पे MRTS इसका रेट हो जाता है। ठीक है, चलो आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट क्या होता है, आइसो कॉस्ट क्या बताएगा, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स के बताएगा जो कि प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है अपने टोटल एक्सपेंडिचर से। मतलब जितना बजट पढ़ा था, बजट क्या बताता है, उन दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है जो कि आप अपने गिवन पैसे से आप ले सकते हो। वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जो कि बड़े ही प्यार से समझाता है हमें कि इसके अंदर हम लोग दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, दो फैक्टर्स के वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि एक प्रोड्यूसर जो है वो अफोर्ड कर सकता है, वो खरीद सकता है अपने एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ही बेसिक चीज है। चलो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। Cost analysis refers to the study of behavior of cost in relation to one or more production criteria। अभी तक हमने चीज़ों का प्रोडक्शन कर लिया, अब बारी आती है चीज़ों के प्राइसेस का फिक्स करना कि किसका कितना कॉस्ट लगेगा। अब कॉस्ट होते हैं दो प्रकार के, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, बाहरी लोगों को पेमेंट जो करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या होता है, जब हम अपने सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो वो कॉस्ट बनता है वो होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसके अंदर सारे अकाउंटिंग एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ही आ जाते हैं। इस कंसेप्ट को एक बार देख लेना, कुछ कुछ चीज़ें इसमें हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, सेशन के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो कॉस्ट में समझाने जैसा मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, तो तुम इसको एक बार खुद से कर लेना कॉस्ट वाला चीज़। ठीक है, मैं सिंपली शिफ्ट करता हूँ मार्केट एनालिसिस पे। मार्केट एनालिसिस देखो कहता क्या है, मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स गैदर होते हैं इन ऑर्डर टू सेल एंड बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेट नहीं करता है। सेलिंग एंड बाइंग ट्रांजैक्शन में भी टेकन प्लेस फ्रॉम डिस्टेंस, डिफरेंट प्लेसेस से हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, पोस्टल के माध्यम से हो सकता है। मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो है, बाइंग एंड सेलिंग के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं। द टर्म मार्केट रिफर्स नॉट नेसेसरली रिफर्स टू अ प्लेस, ये कोई एक प्लेस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक जरिया हो सकता है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं।
तो मार्केट को बांटा गया है कंपटीशन के बेसिस पे, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो ये एक वैसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाए, पूरे मार्केट के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली जॉन रोबिन्सन के द्वारा दिया गया था। इसमें इंडिविजुअल फर्म्स जो है अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ बाइफर्केशन है, जैसे मोनोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। मोनोपोली जहाँ पे सिंगल सेलर हो, डुओपोली जहाँ पे 2 सेलर हो, मोनोपोलिस्टिक जहाँ पे लार्ज सेलर्स हो और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हो। फ्यू सेलर्स कितने? 8 से 10 सेलर्स। एरिया के बेसिस पे मार्केट को बांटा गया है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। वहीं टाइम के बेसिस पे वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग मार्केट। तो इन सब बेसिस पे मार्केट को बांटा गया है। अब एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है परफेक्ट कंपटीशन। ये एक ऐसा टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिमिलर फर्म्स होते हैं लार्ज नंबर में और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहे होते हैं। मेनी फर्म्स होते हैं, एक बेसिक प्रोडक्ट होता है और उनसे मिलकर इंडस्ट्री बन जाता है। क्लियर है चीजें? मेनी नियर आइडेंटिकल फर्म्स प्रोवाइड्स आउटपुट एट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस। फीचर क्या है? बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। कुछ एजम्पशन मान के चलने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मार्केट में होंगे। बायर्स और सेलर्स इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि वो किसी पे डिपेंड होंगे। कोई भी बैरियर आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आप एंट्री नहीं ले सकते हो, आप एग्जिट नहीं ले सकते हो। प्रोडक्ट जो होता है होमोजेनस होता है, मतलब सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लोगों को परफेक्ट नॉलेज होता है प्रोडक्ट का, और बहुत सारे फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में, और जो फर्म का मकसद होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। ठीक है। फर्म्स आर जनरली प्राइस टेकर्स। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती है वो प्राइसेस को डिटरमाइन करती है। इसका कर्व देख लो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कर्व है यहाँ पे टोटल रिवेन्यू कर्व जो है हमारा वो कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे मार्केट प्राइस है जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। इसके 2 कंडीशंस होते हैं। इसमें कंडीशन मीट आउट क्या करना पड़ता है मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। यहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू होता है। ठीक है। MC इज इक्वल्स टू MR। मार्जिनल कॉस्ट जब MR के बराबर होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे जनरली क्या बताया गया कि डिमांड कर्व जो है वो एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग रन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनरली फर्म्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न किया जाता है, ऐसा नहीं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स कमाती हैं। वहीं अगर बात करूँ मोनोपोली की, तो मोनोपोली का मतलब होता है मोनो का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक फर्म। तो एक फर्म, एक प्रोडक्ट, उससे मिलकर इंटायर इंडस्ट्री बन गया। यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है। मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है उसको भी कंट्रोल करता है, और यहाँ पे हमें बैरियर्स भी देखने को मिल जाती है। तो ये कर्व एक बार देख लेना कि कैसे एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व जाता है। MC कर्व, AC कर्व तो तुम्हें पता ही होगा, और ये हमारा हो जाता है MC इज इक्वल्स टू MR, जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट के। मतलब जाहिर सी बात है, अकेले फर्म हो, ज़्यादा रिवेन्यू कम कमाओगे और आपकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। नेक्स्ट कंपिटिटिव मार्केट आता है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें आता है हमारा इम्परफेक्ट, जहाँ पे ये 2 एक्सट्रीम है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दोनों के फीचर्स इसमें होते हैं। इंडिपेंडेंट लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, फ्री एंट्री होती है, और नॉलेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे बायर्स होते हैं। यहाँ पे जनरली हाई प्रॉफिट्स कमाया जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स के द्वारा कमाया जाता है, और फर्म्स यहाँ पे प्राइस टेकर्स नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो होमोजेनस नहीं होते, हेट्रोजेनस होते, मतलब वो कैरेक्टर में सिमिलर नहीं होते, उनके जो फीचर्स होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। ठीक है। देखो ये सारे स्लाइड मैं स्किप कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब ये नहीं कि तुम मत करो, इसको देख लेना एक बार। ओलिगोपोली आ जाता है, यहाँ पे फ्यू फर्म्स होते हैं, छोटे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स होते हैं, कम संख्या में बड़ी बड़ी फर्म्स जब होंगी उसको हम लोग नाम देते हैं ओलिगोपोली मार्केट। मेनी बिग फर्म प्रोवाइड्स इंडस्ट्री आउटपुट बट ईच अवेयर एनी एक्शन टू फर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज सब्सटीट्यूट होगा। डोमिनेटेड मार्केट है, प्राइस कंपटीशन होता है,
बैरियर्स देखने को आपको मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, अदर देन दी मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। कॉल्यूजन होता है, मतलब दो या दो से फर्म कॉल्यूड कर सकती हैं, मिल सकती हैं एक दूसरे से। इसमें एक कंसेप्ट आता है किंग्ड डिमांड कर्व, जो कि दिया गया था पॉल एम स्वीजी के द्वारा। इनके द्वारा, पॉल एम स्वीजी के द्वारा, ये कंसेप्ट याद रख लेना। यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर में इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है, एआर हमारा जो होता है, और नीचे में इन इलास्टिक हमारा बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देख लो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें। मार्केट स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ऑलिगोपोली, मोनोपोली। क्या बोला है, परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में कुछ इसका ऐसा कर्व बनता है, लॉन्ग रन में ऐसा बनता है। मोनोपोलिस्टिक की बात की गई है, मोनोपोली की तरह ही बनता है इसका। ओलिगोपोली का देख लो और मोनोपोली का भी देख लो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे तुम्हारे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सेलिंग ऑफ अ गुड्स टू डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। अब हर कस्टमर से आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, मेरे से कुछ अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, किसी और कस्टमर से आप अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो सेलिंग सेम गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस। तो दो सिचुएशन हो सकते हैं कि आप सेम गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, और डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइसेस पे, या फिर सेम गुड्स बेच रहे हो सेम कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइसेस पे। तो यहाँ पे जो जनरली यहाँ पे जो प्राइस होती है वो लेस इलास्टिक होती है, मतलब कह सकते हैं इन इलास्टिक होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये तुम्हारे लिए HW है, थ्योरी ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। कुछ नहीं है, वैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी कम, मतलब आज तक पूछे ही नहीं गए, तो चाहो तो इसको एक बार तुम एक बार कवर कर लेना। रेंट वाला, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट वाला सिलेबस में मेंशन्ड है यार, तो इसको देख के जाना। ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो 1890s में आया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का, ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना। बेसिक है, रेंट है, वेजेस है, और एक तुम्हारा आता है, कहाँ गया, इंटरेस्ट वाला, तो इसको कर लेना। चीज़ें यहीं पे तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट किस पे, PYQs पे। PYQs देखो, 2022 का पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट वो है जहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में होती है लॉन्ग रन में, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कब अचीव होगा। तो ऑप्शंस है, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल इक्वल, और तीसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल इक्वल, और आखिर है एवरेज कॉस्ट जो है वो आई के बराबर होगा। बेसिकली आई किसको डिनोट करता है, TR को, MCAR को, और AR जो है MR को। तो ये कंडीशन मुझे सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो D हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है। अब यहाँ पे देख लो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मैच लिस्ट खेलना है। डिमांड एनालिसिस को किससे मैच करोगे, कॉस्ट प्रोडक्ट एनालिसिस को किससे मैच करोगे, कैपिटल मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो ये लो, इसका यहाँ पे चार्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड एनालिसिस को मैच करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग से, कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस को कॉस्ट आउटपुट रिलेशन से, कैपिटल मैनेजमेंट को प्राइस एस्टिमेट, और प्रॉफिट को, अच्छा सॉरी, कैपिटल मैनेजमेंट को प्रॉफिट पॉलिसी, और प्रॉफिट मैनेजमेंट को प्राइस एस्टिमेट से। तो इस प्रकार से मैचिंग होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइसेस जहां पे हायर होती हैं, वैसे मार्केट में डिमांड क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, अगर लोअर होंगी तो मोर इलास्टिक होगा, अपोजिट उसका। Which of the following is a method of measuring elasticity of demand when the change in price of commodity is substantial? Substantial है, substantial का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, different है, तो इसमें आर्क मेथड सुटेबल होता है, ये चीज याद रख लेना। मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट ए टाइम, जहां पे आउटपुट जो है वो राइज करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी राइज करेगा। इसका यहाँ पे डायग्राम मैंने डाल रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है, किन्होंने कहा था, तो एडम स्मिथ, स्टार्टिंग के सेशन में डिस्कस किया था अभी। अगर पॉइंट जो PPC के अंदर आता है तो रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड है, ये सब मैंने तुम्हें करवा दिया है। अगर प्राइस डिक्रीज होती है, रिजल्ट इन योर एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड डिक्रीजिंग, तो ये डिमांड इज इलास्टिक, बच्चों वाला क्वेश्चन। लॉ ऑफ DMU क्या स्टेट करता है कि जो हमारा एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला एक व्यक्ति को जो डिराइव हो रहा है वो धीरे धीरे डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, विच इज नॉट नॉर्मली पॉसिबल इन द मोनोपोली के केस में, ये कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, तो द राइट आंसर इज डी। तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बना था कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है जनरली ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, इक्वल नहीं होता है। तो तुमने देखा कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर अप कर लिया। ठीक है, सो आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा।
इस वीडियो को यार एक थम्स अप देना, मेहनत लगती है वीडियोस रिकॉर्ड करने में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जो भी डाउट्स हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल पे बताना। मिलते हैं।